साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम जी, जो कि पिछले करीब 40 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और इन बसपा को काफ़ी लंबा इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। 90 के दशक से ये लगातार बसपा को ट्रैक कर रहे हैं और आइए जानते हैं कि बसपा के इस दौर में क्या मुसीबतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं बसपा के साथ और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या किस तरह से बसपा आगे बढ़ सकती है। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सर, ये हम देख रहे हैं कि जो है बसपा जब से काशी राम जी का जो है निधन हुआ, उसके बाद बसपा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा जो है वो आ गया है कि जो स्टैग्नेशन टाइप का आ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। देखिए मेरा अपना जहाँ आकलन है कि बहुजन समाज पार्टी को आप देखिए 2002 के बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है और सरकार तो बन जाती है एक बार, लेकिन 2002 तक बसपा जो थी वो मूवमेंट पे थी, हाँ, सिस्टम पे थी, हाँ, बसपा कैडर पे थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लाइन ऑफ एक्शन बदल दिया। वो चीज़ बदल दी जो काशीराम दे के गए थे। लेकिन उसके बावजूद एक जो इनको कैडर से जो मिला था और इनके जो कार्यकर्ता थे वो लगे रहे, 22% तक वोट रहा। लेकिन 17 में आपने देखा कि उसके बाद वोट घटा, 22% से आप आए तो आप 13% पे आ गए और इस 13% में भी 3% अदर का वोट है, 10% वोट बहुजन समाज पार्टी का मूल वोट है। घटने का कारण जो मैं देखता हूँ, देखिए मेरा अपना हमेशा से कहना है एक बात कि बहुजन समाज पार्टी को अगर खतरा किसी से है तो वो बहुजन समाज पार्टी से। मायावती को अगर खतरा किसी से है तो सिर्फ मायावती से। मायावती को कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मायावती को आप देखिए ओम प्रकाश क्या कहते हैं, राजभर जो है वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मायावती इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। मायावती को पूरे देश का हर नेता अपने साथ लाना चाहता है, मायावती कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। और मायावती का जो एक ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, कोऑर्डिनेटर पहले भी होते थे, लेकिन पहले कोऑर्डिनेटर ज़िले में एक होता था। अब जो है एक एक मंडल में 6 से 8 कोऑर्डिनेटर होते हैं। इनके बीच में आपस की जो खींचतान है, टारगेट को पूरा करना, मेंटेनेंस को पूरा करना, किताबों का मामला करना, उसमें एक दूसरे को इतना खींचते हैं कि इनके पास बूथ बनाने का समय ही नहीं होता। पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि पहले जो रिज़र्व सीटें होती थी उस पर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस या कोई बात नहीं होती थी। अब रिज़र्व सीटों पे भी वही चीज़ें लागू हैं। पहले ज़िले के पदाधिकारियों से कभी रसीदें नहीं कटती थी, अब ज़िलाध्यक्ष भी रहमो करम पे हो गया है कोऑर्डिनेटर्स के। और ये चीज़ बहुजन समाज पार्टी को बड़ी नुकसान कर रही है। मेरा अपना हमेशा से कहना है कि बसपा का नुकसान सिर्फ बसपा कर सकती है, दूसरी पार्टी बसपा का नुकसान नहीं कर सकती। सर, अभी जैसे देखा गया था कि जो है बसपा ने ज़्यादा जो 17 में से 11 मेयर्स की जो सीटें वो मुसलमानों को दी थी और जिसका वो सोच रहे थे कि उनको फ़ायदा होगा। हालांकि हमने देखा भी सहारनपुर और आगरा में काफ़ी अच्छी फाइट की बसपा ने और भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर भी बसपा जो है वो उन सीटों को सीटें हार गई। हाँ, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो है हारने के बावजूद जो है बसपा मुसलमानों को कुछ हद तक अपने पास खींचने में सफल रही है? पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि बसपा ने टिकट दिए नहीं, मुसलमानों ने टिकट लिए। चूँकि मेयर और नगरपालिका के चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो जहाँ जो मिल गया वहाँ उसे दे दिया। ये लखनऊ जैसी सीट पे अगर बसपा देती तो किसी खटिक को देती, सामान सीट थी, खटिक महिला बहुत अच्छा लड़ती। लेकिन चूँकि सर्वर इनका पुराना लड़ा हुआ विधानसभा था, उसकी नेटवर्किंग थी और वो शौकीन है कि मुझे चुनाव लड़ना है, सर्वर को टिकट दे दिया। इसी तरह शाहजहाँपुर में आप देखिए, शाहजहाँपुर में मुस्लिम ने मांगा, वहाँ दे दिया। इसी तरह टिकट जो दिया वो सहारनपुर का दिया। मुस्लिम की गाज़ियाबाद में भी यही हुआ। मेरठ में बसपा 1995 में अयूब अंसारी जीत गए थे, 95 में, और वहाँ पर आपने जिसको कैंडिडेट बनाया वो एक पार्षद था। एक पार्षद मेयर का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ेगा, और वो भी अतुल प्रधान के मुकाबले में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। मेयर के चुनाव भी आप एक खर्च होता है, मेयर के चुनाव का एक पूरा एरिया होता है। तो बहुजन समाज पार्टी ने ये जो कहा जाता है मीडिया में, आप देखते हैं कि बसपा ने रणनीतिक रूप से 11 मुसलमानों को टिकट दी। बसपा ने 11 टिकट नहीं दिए, मुसलमानों ने 11 मांगे, और मांगते तो वो और दे सकती थी, चूँकि उनके कोऑर्डिनेटर्स उस टारगेट को पूरा करना चाहते थे जो टारगेट उनके ऊपर था, या जिस टारगेट के ज़रिए वो उस कुर्सी पे बने हुए हैं, जिसे कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ये मेरा एक बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये टिकट दिए नहीं गए थे, कोई लेने वाला नहीं था, मुसलमान मांगने आ गए, उसे मिल गए।
2024 के जो आगामी चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव, उसके तहत कि आपके हिसाब से बसपा की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या उसे बसपा को गठबंधन के लिए जाना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मेरे अपना जो असेसमेंट है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस के अगर बनता है तो उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ और मैं शामिल कर दूं कि अगर अखिलेश के उस गठबंधन में रहते हैं तो फिर वो बहुत बड़े नुकसान में रहेगा गठबंधन जिसमें अखिलेश रहेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव गठबंधन में तो जाते हैं लेकिन अपने साथ अपने समाज का वोट नहीं ले जा पाते हैं। उनके समाज का वोट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है जब से मोदी का उदय हुआ है। और वर्तमान में देखिए आप, फर्रुखाबाद से लेके और उस बेल्ट में तमाम बड़े यादव लीडर्स जो हैं उन्होंने सपा छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कन्नौज जैसी सीट सपा हार जाती है, बदायूं जैसी सीट सपा हार जाती है, जबकि बसपा से गठबंधन होता है। बसपा 10 सीटें क्यों जीतती है? बसपा 10 सीटें इसलिए जीतती है कि उसके पास मुस्लिम वोटों का एक मुश्त आ जाता है गठबंधन की वजह से। वो चीज़ अगर लोकसभा में रहती है कि कांग्रेस, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जो संभावनाएं हैं, अगर उनका कोई गठबंधन होता है तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को फिर उस गठबंधन से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शर्त है उस गठबंधन में अखिलेश यादव ना हो, अखिलेश यादव अलग लड़े। क्योंकि ट्रायंगल जब होता है चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत होती है। तो त्रिकोणीय चुनाव में यादव अखिलेश यादव की इज्जत बचाने के लिए रुकेगा, भाजपा में नहीं जाएगा, और वो चीज़ फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी। और यही एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। 2024 से पहले आप बसपा की क्या स्ट्रेंथ है जिसको वो कैपिटलाइज कर सकती है? आपको अभी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि जिस पे वो और काम करे तो काफ़ी अच्छा कर सकती है? बसपा की स्ट्रेंथ जो है सिर्फ उसका जाटो मतदाता है। और बसपा की स्ट्रेंथ आप जैसे वो लोग हैं जो बसपा को मानते हैं कि दूसरी पार्टियां कोई भी बने, वो अभी इस पोजीशन में नहीं आती हैं कि जो 85 की पूरी जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरी उतर सके। तो आप जैसे लोग भी उसकी स्ट्रेंथ हैं। और ये मैं मानता हूं कि ये जो मीडिया है जो आप जैसे लोग चला रहे हैं, इस मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत कुछ दिया है। वो बसपा को लगे या ना लगे, लेकिन आपके ज़रिए उसे बहुत कुछ ऐसा मिला है। क्योंकि इस दौर में बसपा अगर कहीं टिकी हुई है, मीडिया में नज़र आ रही है, तो उसमें आप लोगों की भूमिका बड़ी अहम है। मैं ये मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में उसकी जो ताकत है उसका अपना वोट है और वो ट्रांसफरेबल वोट है। दूसरी किसी पार्टी के पास ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। और ये ट्रांसफरेबल वोट ही बहुजन समाज पार्टी को 24 में बहुत कुछ देने का काम करेगी। धन्यवाद सैयद कासिम जी। दमूक नायक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।